डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये डार्विन ने प्रपोज की थी और ये थ्योरी में उन्होंने जो मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का वो एक्सप्लेन किया था। और इन्होंने कहा था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो प्रोसेस है जो इस सारे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। और इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशी। ये बुक इन्होंने जल्दी से कंप्लीट की थी और 1858 में इन्होंने लिनियर सोसाइटी ऑफ लंदन पब्लिश होने के लिए भेज दी गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर ये जो बुक है 1859 में ये पब्लिश भी हो गई थी। वेलस की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। वेलस कौन थे? ये एक यंग नेचुरलिस्ट थे। ये एक नेचर को स्टडी करने वाले यंग साइंटिस्ट थे। अल्फ्रेड वेलस इनका नाम है। ईस्ट इंडीज़ में ये अलग से वर्क कर रहे थे और इन्होंने भी क्या किया था, एक डार्विन से मिलती जुलती इन्होंने एक थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन यानी अपनी थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन इन्होंने लिखी थी, कंपोज की थी। और बिफोर पब्लिकेशन डार्विन की जो थ्योरी पब्लिश नहीं हुई थी उससे पहले इन्होंने अपनी थ्योरी एक जो है ये डार्विन को सेंड की थी वेलस ने। हिज थ्योरी वाज आइडेंटिकल टू डार्विन थ्योरी। इनकी थ्योरी जो है वो डार्विन की थ्योरी से बिल्कुल मिलती जुलती थी। वेलस ने ये अपने पेपर भेजे थे डार्विन को। वेलस पेपर और जो डार्विन ने अपना ऐसे लिखा था। डार्विन ने ऐसे किसके ऊपर लिखा था? नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर लिखा था इन्होंने अपना ऐसे कि कुदरती चुनाव, नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जानदार इवॉल्व होते हैं। एक नस्ल दूसरी नस्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया था कि ये नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऐसा होता है। तो ये इन्होंने अपनी एक ऐसे नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर एक ऐसे लिखा था जिसको डार्विन ऐसे और नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो वो ऐसे और ये वेलस का जो पेपर है ये दोनों ही जो है ये भेजे गए थे लीनियर सोसाइटी ऑफ लंदन इन जुलाई 1 जुलाई 1858 में, ठीक है, पब्लिश होने के लिए। तो ये डार्विन ने जो ऐसे लिखा था ये 1844 में लिखा था। उसके बाद फिर मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जो डार्विन का वर्क है उसके मेन पॉइंट्स क्या थे, उसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स डार्विन के वर्क के जो मेन पॉइंट्स थे, जो दो मेन पॉइंट थे जो उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखे थे। एक पहला जो मेन पॉइंट है वो है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और जो दूसरा पॉइंट था वो था नेचुरल सिलेक्शन एंड अडाप्टेशन। तो हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डार्विन जो है इस चीज़ पे बिलीव करता था परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। यानी कि जो लाइफ है, जो जानदार है, वो उनके अंदर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा है जिस पे वो इकट्ठे होते हैं। सब के अंदर जो है वो कोई ना कोई चीज़ मुश्तरक है। तो डार्विन का ये मानना था कि जो ऑल ऑर्गेनिज्म है उनका कॉमन एंसेस्टर होता है, वो सारे के सारे कॉमन एंसेस्टर रखते हैं। डार्विन जो है ये इनका बिलीव था कि जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ है, लाइफ की जो हिस्ट्री है वो एक ट्री की तरह है। कि जैसे आपके सामने हम एक ट्री जो है वो दिखा देते हैं, ये इसका मेन ट्रंक है, यहाँ से इससे ये एक फॉक निकल रहा है। फॉक कहते हैं बेटा दो शाखा हो जाना। तो इसी तरह फिर यहाँ से फिर एक फॉक निकल रहा है और इसी तरह से फिर आगे ये फॉक है, फिर ये आगे फॉक निकलते जा रहे हैं, ठीक है। तो डार्विन जो है ये इसने कहा कि जो लाइफ की हिस्ट्री है वो एक ट्री की तरह है और ट्री के जो ट्विग्स हैं, ट्विग्स से मुराद है कि इसके ये जो टिप है, यहाँ पे टिप के ऊपर मॉडर्न स्पीशी बैठी हुई है। और ये मॉडर्न स्पीशी अपने इंसेस्टर यानी ये जो मेन ट्रंक है जिससे ये सारे ओरिजिनेट हुए हैं, इससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह से ये जो मेन ट्रंक है ये सब का इंसेस्टर स्पीशी है और इससे फिर ये आगे दो स्पीशीज़ ये ओरिजिनेट हुई हैं, ये ओरिजिनेट हुई और इससे फिर ये ओरिजिनेट हुई हैं, फिर इनसे इनसे आगे ये ओरिजिनेट हुए और ये। तो ये देखें जो एक फॉक बन रहा है, एक फॉक के ऊपर जो है ये इंसेस्टर ये बैठा हुआ है, यहाँ पे ये इंसेस्टर है, ये एक फॉक है तो इनका इंसेस्टर यहाँ पे ये है। तो ये फॉक है तो इन दोनों का इंसेस्टर यहाँ पे है। तो इसलिए ये डार्विन ने एक ट्री के साथ रिजेंबल किया है जो मॉडर्न डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की, और उन्होंने कहा कि जो एक फॉक बनता है हर फॉक के ऊपर एक इंसेस्टर बैठा हुआ है। ये देखें यहाँ पे एक फॉक है तो इसका इंसेस्टर ये है, ठीक है।
इन्होंने कहा था कि जो ट्री है वो मल्टीपल ब्रांचेस रखता है और री ब्रांचेस रखता है। ऑल दीज ब्रांचेस हैव अ कॉमन ट्रंक। सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं उनका ट्रंक जो है वो सबका कॉमन है। जैसे ये एक ट्रंक कॉमन है सब ब्रांचेस का। दिस ट्री हैज़ अ सिंबल ऑफ करंट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो ट्री है ये एक अलामत है जो आज मौजूदा डाइवर्सिटी जो जानदारों की इकसाम नज़र आती हैं, तरह तरह के जानदार नज़र आते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। उसकी एक अलामत कह लें, उसका एक सिंबल कह लें। दिस एवोल्यूशनरी ट्री हैज़ मैनी फॉक। इस एवोल्यूशनरी ट्री में आपको बहुत सारे फॉक्स नज़र आते हैं। देयर इज़ कॉमन इंसेस्टर एट ईच फॉर्क। और हर फॉक के ऊपर आपको कॉमन इंसेस्टर नज़र आता है। नेचुरल सिलेक्शन एंड अडाप्टेशन, ये दूसरा पॉइंट है डार्विन ने जो अपनी बुक में डिस्कस किया था। डार्विन ने सुजेस्ट किया था कि जो ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं। अब ये डार्विन की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो बेस करती थी, मतलब जैल कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर। पहला पॉइंट जो है वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने बका के लिए स्ट्रगल करना। तो इसमें अगर हम देखें तो डार्विन का ये कहना था, उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल, के ऑर्गेनिज्म ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं दैन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। यानी जिसको इन्वायरमेंट सपोर्ट कर सके उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है। यानी जानदार पैदा ज़्यादा होते हैं, इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज थोड़े होते हैं, यानी फूड थोड़ी होती है। तो इसका फिर रिज़ल्ट क्या निकलता है, लीड टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फिर जानदारों के अंदर स्ट्रगल जारी हो जाती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, अपने बका के लिए वो कोशिश करते हैं। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइव आफ्टर ईच जनरेशन। तो फिर हर जनरेशन में एक ऑर्गेनिज्म का फ्रैक्शन, एक टुकड़ा जो है वो सर्वाइव करता है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म ज़्यादा थे, इंडिविजुअल ज़्यादा पैदा हुए, फूड थोड़ी थी, तो ज़ाहिर सी बात है फिर जिनको फूड मिल जाएगी वही ज़िंदा रहेंगे, बाकी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे पॉइंट की तरफ हम आते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने बका के लिए जो स्ट्रगल ऑर्गेनिज्म के अंदर जारी हो गई थी, उनमें सर्वाइवल किसका होना है, उसमें जो सर्वाइवल है वो नॉन रैंडम होता है। नॉन रैंडम, नॉट रैंडम, यानी कि वो रैंडम नहीं होता है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर 10 ऑर्गेनिज्म है तो 10 में से कोई से 6 जो हैं या 5 वो सर्वाइव कर जाएंगे, कोई से 5 जो है वो नहीं सर्वाइव करेंगे, वो ज़िंदा नहीं रहेंगे। यानी रैंडम सर्वाइवल नहीं है, बल्कि सर्वाइवल किसका है, सर्वाइवल जो है वो सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म का है, यानी चुने हुए ऑर्गेनिज्म का है। अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म चुने हुए कौन से होंगे, जिसको नेचर ने चुनना है, जिसको नेचर ने सिलेक्ट करना है। नेचुरल सिलेक्शन होती है, नेचर किसको सिलेक्ट करेगी, वही ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हेरिडिटरी कॉम्पोजिशन अच्छी होगी, जिसके अंदर जो अपने पेरेंट्स से जो ट्रेट हैं, अपने पेरेंट्स से जो करेक्टर हैं वो अच्छे आए होंगे, जो उनको इन्वायरमेंट के मुताबिक फिट बनाते होंगे, वही ज़िंदा रहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो लंबी गर्दन वाले ज़राफ़े और छोटी गर्दन वाले ज़राफ़े इस दुनिया में मौजूद थे, ये डार्विन का कहना है। तो उसमें फिर वो कहते हैं घास जब ख़त्म होगी ज़मीन के ऊपर तो वो जो लंबी गर्दन वाले ज़राफ़े थे वही ज़िंदा रहे। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो दरख्तों के पत्ते खाकर गुज़ारा कर सकते थे। तो जो एनवायरनमेंट में चेंज आया था उसने फ़ेवर किया, वो जो लंबी गर्दन वाले ज़राफ़े थे उनको फ़ेवर किया, यानी उस ट्रेट को फ़ेवर किया। तो फिर इसलिए इट डिपेंड्स ऑन हेरिडिटरी कंपोजिशन ऑफ सर्वाइवेंट इंडिविजुअल। जो सर्वाइव करने वाले इंडिविजुअल हैं उनकी जो हेरिडिटरी कंपोजिशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म ने जिंदा रहना है। हेरिडिटरी कंपोजिशन से मुराद है कि वो अपने पेरेंट्स से कौन से ट्रेट, कौन सी खसूसियात इनहेरिट करके लेके आए हैं। द इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम इंडिविजुअल मेक them फिट इन देयर environment। जो इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ इंडिविजुअल के, वो उनको फिट बना देते हैं उनके इन्वायरमेंट में। दीज फिट ऑर्गेनिज्म लीव मोर ऑफ सपरिंग दैन लेस फिट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो फिट ऑर्गेनिज्म है उनकी ज़ाहिर सी बात है ये रिप्रोड्यूस भी यही करेंगे और ज़्यादा इनकी औलाद पैदा होगी, जबकि जो लेस फिट ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, उनकी औलाद पैदा नहीं होगी। अनइक्वलेबिलिटी ऑफ
इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। अब ये जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, उनमें अनइक्वल एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की और सर्वाइव करने की। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि ड्यू टू डिफरेंट हेरिडिटी कंपोजिशन, मुख्तलिफ हेरिडिटी कंपोजिशन की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स से जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे एक जैसे ट्रेड तो नहीं लेके आते हैं, कुछ में अच्छे ट्रेड्स आते हैं, कुछ में वीक ट्रेड्स आते हैं। तो डिफरेंट हेरिडिटी कंपोजिशन की वजह से देर इज़ अनइक्वल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें फिर जो एक एबिलिटी होती है सर्वाइव करने की, ज़िंदा रहने की या रिप्रोड्यूस करने की, वो भी बराबर नहीं होती है, वो भी अनइक्वल होती है। जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, इट लीड्स टू द ग्रेजुअल चेंज इन पॉपुलेशन। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक पॉपुलेशन के अंदर फिर धीरे धीरे चेंज आ जाता है। अब चेंज क्या आता है? चेंज ये आता है कि उस पॉपुलेशन में आपको फिट ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं, जो अनफिट होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, क्योंकि वो मरते जाते हैं, वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, तो वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। दस अ फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स अक्यूमुलेट ओवर द जनरेशन। तो फिर हम ओवर द जनरेशन जब हम चेक करते हैं, यानी कि कुछ नस्लों के बाद, यानी से एक नस्ल गुजरी, एक जनरेशन गुजरी, उसके बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, तो कुछ नस्लों के बाद हम जब चेक करते हैं तो हमें फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक्यूमुलेट किए हुए नज़र आते हैं एक जनरेशन के अंदर। ठीक है, हमें वो सारे के सारे फिट ऑर्गेनिज्म ही नज़र आएंगे, जबकि जो अनफिट होंगे वो हमें नज़र नहीं आएंगे। तो इसका फिर रिज़ल्ट इस तरह ये निकलता है कि हम उसको कह देते हैं कि ये तो कोई नई स्पीशी है, ये तो कोई पेरेंट के साथ मैच ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो हालांकि ये उन्हीं पेरेंट्स से ओरिजिनेट की हुई स्पीशी होती है, उन्हीं पेरेंट्स उन्हीं स्पीशी की ही, या कह लें कि जो पेरेंट स्पीशी है उन्हीं की बदली हुई फार्म होती है, जिसको हम न्यू स्पीशी कहने लग जाते हैं। सो इट लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशी, और इस तरह से एक नई स्पीशी का एवोल्यूशन होता है, नई स्पीशी ओरिजिनेट होती है। ओके बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया ये डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ से आगे हम न्यू डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे।